नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स। यह है हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है WNA यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस, जहां आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि बाबा रामदेव के बारे में। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे विस्तार से कि कब आखिरकार किस तरह से यह मामला पहुंचा और मामला है क्या। मामला है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स का, कि बाबा रामदेव आपकी जो कंपनी है पतंजलि, वो कुछ गलत तरीके के अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रही है, उसको बंद करिए, नहीं तो क्या होगा 1 करोड़ या उससे अधिक का जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पतंजलि से। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। असल में जो ये पूरा मामला है वो बाबा रामदेव की वजह से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं पतंजलि के लिए। उन्होंने ही जो बयान दिए हैं उन्हीं की वजह से ये मामले पहले हाई कोर्ट में पहुंचे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि को ये अल्टीमेटम दिया गया कि हाँ भैया, आप जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के झूठे झूठे दावे कर रहे हैं, वो करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बैन लगाए जा सकते हैं। देखिए, अगर हम जो भी इस समय पे खबरें हैं उनको आप पढ़ें तो फिर समय पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और फेस ₹1 करोड़ कॉस्ट फॉर फॉल्स क्योर क्लेम्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा है। क्या कुछ है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, उस पर बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पतंजलि ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करती है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि फेक दावे करती हैं, जिसमें फेयर लवली जैसी क्रीम, फेयरनेस क्रीम्स जो आती हैं वो नंबर 1 पे हैं, अव्वल नंबर पे हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करने में, झूठे दावे करने में। ये तो दावा ये भी करते हैं कि हम 7 दिनों से लेकर के 21 दिनों में किसी भी व्यक्ति को गोरा कर देंगे, काले से सफेद बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज है, झूठ बोल बोल करके अपने सामान को बेचा जाना। लोगों की जो कमियां हैं, लोग जिसको अपनी कमी मानते हैं कि हाँ मैं काला हूं, इस वजह से मुझे कुछ समाज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या फिर समाज में मुझे हीन भावना का शिकार होना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो गोरा होना चाहते हैं और उसी का फायदा उठाती हैं ये क्रीम, ये कंपनीज, और फिर लोगों के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करती हैं। उनके ऐसा कर पाने के पीछे वो जो बड़ी वजह है वो है कहीं ना कहीं सरकार, अपनी जो सरकार है वो इस तरीके की नीतियां, इस तरीके का कानून नहीं बनाती है कि इस तरीके का जो भी फेक एडवर्टाइजमेंट्स हो रहा है उस पर कार्यवाही की जा सके। अदरवाइज कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर में काम कर रही है उसकी इतनी ताकत नहीं होगी कि वो सरकार के खिलाफ में जाकर के, कोर्ट के खिलाफ में जाकर के इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट्स कर सके, फेक एडवर्टाइजमेंट्स कर सके। सिर्फ फेयर लवली, पॉन्ड्स जैसी क्रीम्स ही नहीं है, बल्कि जो हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के भी झूठे दावे किए जाते हैं, जिनमें बॉर्नवीटा का हाल ही में एक मामला सामने आया था, जिसमें हमने देखा था कि बॉर्नवीटा जो ये कह करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है कि इससे हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकत को बढ़ा सकते हैं, इससे बच्चों में स्ट्रेंथ विकसित होती है, ताकत बनती है, जबकि जब इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इसका कंटेंट है, उसकी जांच की गई तो इसमें बहुत सारा शुगर मिला, जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स जैसी कंपनीज जो एक एनर्जी बूस्टर के रूप में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, वो कहीं ना कहीं शुगर को बेच रही हैं और लोगों को शुगर खिला रही हैं। अब चूंकि कंपनीज पे ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, कानून कड़े बने हुए नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर पा रही है, फेक एडवर्टाइजमेंट्स कर पा रही है। अगर पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो पतंजलि के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वो खाने पीने की चीजें, दवाइयां, तेल इत्यादि चीजें बेचता है। उसके अलावा कपड़े भी बेचते हैं और भी बहुत सी चीजें पतंजलि के द्वारा बेची जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव, दंत कांति और इनका जो भी तेल वगैरह है, टूथपेस्ट हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ये सभी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर एडवर्टाइजमेंट पतंजलि के द्वारा किया जाता है। शुरू कैसे हुई ये कहानी, पतंजलि इतनी बड़ी ब्रांड, इतना बड़ा कंपनी कैसे बन गया, इसके बारे में देखिए, समझते हैं कि पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड इसलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने लोगों के इमोशंस को समझा। 1991 के बाद जैसे ही हमारे यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से विदेशी कंपनियां इंडिया में आई। अब जब विदेशी कंपनियां इंडिया में आई तो उनके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर के वो इंडिया में पहुंची कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट्स, कोका कोला पी लो, गन्ने का जूस पीने से बहुत ज्यादा झंझट है, लो डायरेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक पियो और चिल करो।
उसके साथ साथ जो अलग अलग टूथपेस्ट, कोलगेट हो गया या फिर और भी बहुत सारे टूथपेस्ट हैं वो लेकर के आई। इसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स विदेशी कंपनियां इंडिया में लेकर के आई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे मार्केट को ओपन कर दिया, सभी के लिए खोल दिया कि आइए प्रोडक्ट्स बनाइए, बेचिए, अपने यहाँ से भी प्रोडक्ट्स लाइए और इंडिया में बेचिए, और हमारे प्रोडक्ट्स भी अब हम विदेशों में बेचेंगे। इस तरीके का मार्केट खुल गया। अब मार्केट जब खुल गया तो विदेशों में विदेशी कंपनियों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पर लगभग 1.4 बिलियन इतने ज्यादा लोग हैं, 140 करोड़ की जनता है। अगर एक आदमी टूथपेस्ट थोड़ा सा भी यूज करे तो भी ये कंपनियां करोड़ों में मुनाफा कमा सकती हैं। एफएमसीजी कंपनीज हो या फिर दवाइयां बेचने वाली कंपनीज हो जो बहुत बड़ा मार्जिन रखती हैं, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर हैं और कंज्यूमर हैं, सभी के पास परचेजिंग पावर धीरे धीरे इंडिया में बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। इसी चीज का फायदा उठाया पतंजलि ने। पतंजलि ने इसको एक तरीके से उन्हीं कंपनीज को बैकफायर करने की कोशिश की। कैसे, आइए समझते हैं। पतंजलि एक चीज लेकर के आया कि देखो ये विदेशी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं, तो जो हमारा पैसा है वो विदेशों में जा रहा है, विदेशों में हमारा पैसा धीरे धीरे चला जाएगा और हमारा देश गरीब बनता चला जाएगा और धीरे धीरे करके हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जब लोगों ने इनसे पूछा कि भैया फिर सॉल्यूशन बताओ, इस समस्या का हल क्या है, तो पतंजलि के बाबा रामदेव सामने निकल के आए। क्योंकि ये योग के ब्रांड एम्बेसडर पहले से रहे हैं, योग को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए पिछले 14-15 सालों से जाने जाते रहे हैं। इन्होंने योग को पूरी दुनिया में प्रमोट किया, इससे इंडिया का जो एक तरीके से विश्व के लेवल पे हमारा बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित हुआ योग के नाम पे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो योग के नाम पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी पतंजलि के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको ले आकर के फिर व्यापार चालू कर देना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। सीधी सी बात समझिए, लोगों के इमोशंस को पतंजलि ने समझा और फिर उन्हीं पे बैकफायर किया कि आप जो भी प्रोडक्ट्स पतंजलि बना रहा है उनको खरीद के यूज करिए, और उससे होगा ये कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। और ये व्यापारी लोग ने सिर्फ पतंजलि के बाबा रामदेव ने नहीं, बल्कि उनके साथ में आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके पास पतंजलि की लगभग 90 से अधिक 94% की हिस्सेदारी है, उन्होंने ये पूरा खेल खेला और फिर लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज करना चालू कर दिया। स्वदेशी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लोगों ने स्वदेशी अपनाव को अपना लिया। उसके बाद से पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए और देखते देखते पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। यहां तक तो कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने रुचि सोया को अपने यहाँ पे एक्वायर कर लिया। 12 से ज्यादा कंपनीज हैं पतंजलि के पास फिलहाल में। कहानी शुरू होती है 2012 से, जब सबसे पहली बार बाबा रामदेव के ट्रस्ट के ऊपर 90 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है। किस लिए? मिस ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब प्रोडक्ट्स की मिस ब्रांडिंग करने के लिए, गलत ब्रांडिंग करने के लिए। इनके द्वारा जो अपने प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे पतंजलि के द्वारा उनका मिस ब्रांडिंग हो रहा था, इस वजह से इनके ऊपर 90 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। अब ये 90 लाख रुपए का जो फाइन लगाया गया वो इनके आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के ऊपर था। उसके बाद 2016 में 11 लाख रुपए का फाइन लगाया गया हरिद्वार कोर्ट के द्वारा। हरिद्वार के कोर्ट ने इनके ऊपर यह कहा कि आप मिस ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो अपना आपका पतंजलि घी है वो देसी गाय का घी ना आप बता करके बेच रहे हैं, लेकिन उसमें उस तरीके का इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है, उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। और 2016 में जब इनके ऊपर फाइन लगाया गया 11 लाख रुपए का, तो इन्होंने फाइन चुका दिया। बोला सर आपको कैसा फाइन चाहिए, कैश में चाहिए या फिर चेक लेना पसंद करेंगे? अब आप समझिए, इतनी बड़ी कंपनी है पतंजलि जिसका हजारों करोड़ में मुनाफा है, उसके ऊपर 11 लाख रुपए का फाइन क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने फाइन चुका दिया और उस तरीके का ही एडवर्टाइजमेंट्स करना चालू रखा। जब इसके बाद 2019-20 के समय में कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे बाबा जी ने एक नई दवाई लॉन्च की जिसका नाम था कोरोनिल टैबलेट। ठीक है, यह दिव्य कोरोनिल टैबलेट जो थी उसको इस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया कि सर ये जो कोरोनिल टैबलेट है 545 रुपए की है मात्र, इसका पूरा का पूरा किट, इसको खाइए, इससे कोरोना ठीक हो जाता है। कोरोना को ठीक करने के लिए कोरोनिल और स्वसारी ये नाम की दवाइयां बाबा रामदेव बेचना स्टार्ट कर दिए। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सिर्फ अकेले ही एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बल्कि अपने साथ में नितिन गडकरी जी को भी बुला लिया कि सर आइए हमारा एडवर्टाइजमेंट करिए। हर्षवर्धन जो उस समय के डॉक्टर हर्षवर्धन जी उस समय पे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे,
उनको भी बुला लिया कि आइए और हमारी दवाई का प्रचार प्रसार बाकायदा कर दीजिए। अब समझिए एक बात, सर आप मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन हो या नितिन गडकरी जी हो, आप दोनों लोग मंत्री हैं, आपका काम दवाइयों का प्रचार प्रसार करना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट्स करना नहीं है। आप नीतियां बनाइए, पॉलिसीज बनाइए और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करिए। अगर आप इस तरीके से ब्रांडिंग वगैरह करने लग जाए बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, तो फिर देश का बंटाधार होना निश्चित है। ऐसा करना नहीं चाहिए था, ना तो डॉक्टर हर्षवर्धन जैन जी को करना चाहिए था, न ही डॉक्टर नितिन न ही हमारे जो इस समय पे रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनको ऐसा करना चाहिए था। इन्होंने एक दवाई बनाई, उसको बेचना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन पहली चीज तो ये गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। कौन? बाबा रामदेव जी की ये कोरोना की दवाई है। कोरोना की दवाई थी नहीं, बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर था कोरोनिल। कोरोनिल एक इम्यूनिटी बूस्टर था। बाद में आकर के बाबा रामदेव ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि ये एक कोरोना की दवाई है, बल्कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए आप इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही यूज करिए। बड़ी बात यह है कि ये जो कोरोनिल दवाई बेची गई ना, उसके बाद से ही बाबा रामदेव ने अपने प्रचार प्रसार के समय कुछ जगहों पर यह भी कह दिया कि वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन क्योंकि विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वैक्सीन किसी काम की चीज नहीं है, वैक्सीन का यूज मत करिए। अब चूंकि जब इस तरीके की बात निकल के आई, तो दिल्ली में, दिल्ली का जो कोर्ट था, दिल्ली के कोर्ट में दिल्ली का मेडिसिन एसोसिएशन था जो, उसने वहां पर एक अपील लगा दी बाबा रामदेव के खिलाफ कि सर ये जो बाबा रामदेव जी हैं वो कुछ न कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है उसका लोग यूज न करें। उसके अलावा एलोपैथी को लेकर के इनके द्वारा कुछ गलत चीजें बताई जा रही हैं कि एलोपैथी जो है, ये जो डॉक्टर्स हैं वो किसी काम के नहीं है और किसी भी तरीके का इनको इलाज वगैरह करना आता नहीं है, इसलिए आयुर्वेदा को अपनाओ और एलोपैथी किसी काम की नहीं है। ये अपने भाषणों में कई बार बाबा रामदेव जी बोल चुके हैं। अब जब ये सब चीजें चलती रही, तो दिल्ली का जो एसोसिएशन है, दिल्ली का मेडिकल एसोसिएशन, वो पहुंच गया कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कि सर बाबा रामदेव जी इस तरीके की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। कोरोनिल के किट जो उनकी बेची जा रही है, वो ये बोल करके बेची जा रही है कि इससे कोरोना या फिर कोविड-19 ठीक हो जाएगा, जबकि ये सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब ये बात सामने निकल के आई, तो उसमें उसके बाद से कंटिन्यूअसली इनके ऊपर कार्यवाही की गई, कोर्ट के द्वारा जांच चालू कर दी गई। अब उसके अलावा एक और चीज है जो बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि इनके साथ में जब एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में फाइट की बात आती है, तो बाबा रामदेव जी हमेशा यही कहते हैं कि एलोपैथी किसी काम की नहीं है, आयुर्वेदा इज सुप्रीम, आयुर्वेदा सबसे बेहतर है, एलोपैथी किसी काम की नहीं है। इसलिए भी बाबा रामदेव जी को कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा बाबा रामदेव जी के ऊपर और भी कई जगहों पर कई सारे केसेस, FIR दर्ज कराई गई है कि हाँ इनके द्वारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो बाबा रामदेव जी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके वो ये कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, मेरे ऊपर बहुत सारी FIR हो चुकी हैं देश भर के अंदर अलग अलग कोर्ट्स में, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सभी, अब अलग अलग जगहों पे मैं इतनी जगहों पे जा नहीं पाऊंगा, तो सभी जितने भी मेरे केसेस हैं वो एक जगह पर ला करके कर दिए जाएं। जब ये बात निकल के आई, तो उसके बाद से इनके सारे केसेस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जो IMA है, IMA यहाँ पर खेल उतर जाता है, कौन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कि रामदेव जी जो आप अवैध दवाइयां को बेचने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, उसके बारे में आप जस्टिफिकेशन दीजिए। एलोपैथी के खिलाफ उनके भ्रम फैलाने से एक बड़ी आबादी को नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि एलोपैथी, ये जो डॉक्टर्स हैं ये सब किसी काम के नहीं है। तो लोगों ने, चूंकि बाबा रामदेव को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने एलोपैथी के ऊपर से विश्वास का अपना जो करना था वो कम कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने दवाइयां खाना ही बंद कर दी, बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाना बंद कर दी। इससे देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को मनाना पड़ रहा था कि सर वैक्सीन लगवा लो, प्लीज वैक्सीन लगवा लो। उसके अलावा जो DGCI और स्वास्थ्य मंत्री की साख है वो भी खराब हुई है, क्योंकि वो लोग भी साथ में इनके खड़े कई बार देखे गए हैं इनके बयान की वजह से। ये सभी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबा रामदेव और आपकी जो कंपनी है पतंजलि, इस तरीके का जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दीजिए, अदरवाइज आपके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आप गलत अफवाहें फैलाएंगे, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, वो आपको 1 करोड़ या उससे अधिक का जुर्माना पर प्रोडक्ट देना पड़ सकता है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।